हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फिरदौस खानम और आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज व्हाट इज द ऑक्सीजन साइकिल, एयर पॉल्यूशंस एंड एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम आज अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर इसको कवर करने वाले। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन साइकिल। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर मोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन थ्रू इट्स बीइंग कंटिन्यूअस यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। दैट मीन्स हम जो है ऑक्सीजन को किस तरीके से यूज करते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारी बर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होती है, वहाँ हम कंटिन्यूस इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक, रेस्पिरेशन में इसका यूज़ किया जा रहा है। देन उसके बाद भी जो हमारी ऑक्सीजन है कभी ख़त्म नहीं होती है, कंटिन्यूअस ये ऑक्सीजन जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बनी रहती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं वो वापस हमको लौटाई जा रही है। किसके थ्रू बच्चों? प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, एंड इस तरह से इसका कंज्यूमेशन, इसका जो कंज्यूम, जो जितना कंज्यूम इसको कर रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन हमको फिर से गेन हो जाती है। एंड ये जो साइकिल है फिर से चलता ही रहता है। तो ऑक्सीजन का ये साइकिल जो एनवायरनमेंट से हम तक पहुंचता है और हमसे फिर से एनवायरनमेंट के अंदर पहुंच रहा है, इस साइकिल को हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसको रोटेट कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स बच्चों क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? CO2। एंड ये CO2 वाटर के साथ मिलकर के किसकी प्रेजेंस में बच्चों? सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फूड ऑफ प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च। देन रिजल्टेंट यहाँ पर वापस से रिलीज कर दी जाती है। यहाँ पर जो रिलीज कर दी जाती है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, तो फूड के साथ साथ यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। फिर इस ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट के अंदर हम रोटेट करते हुए रोटेट करेंगे और ये रोटेट होकर के पहुंचेगी हम तक। कभी ये जो मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। मेटल ऑक्साइड लाइक हम बात करते हैं जैसे कि सोडियम के ऑक्साइड्स, Na2O, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम आप कहते हैं। और क्विकलाइम का यूज़ जो होता है बच्चों कहाँ करते हैं? हम वाइट वॉशिंग के लिए क्विकलाइम को जो है वाटर के अंदर डाला जाता है, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो। देन कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये सब जो है मेटल्स के साथ जो है ऑक्सीजन के अटैचमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक, तो जो हमारी ऑक्सीजन है, प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज की कौन से प्रोसेस के थ्रू बच्चों? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो CO2 और वाटर जो है लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं एंड रिजल्टेंट यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज हो जाती है। और इस रिलीज ऑक्सीजन का यूज जो है कहाँ हम किस तरीके से कर पा रहे हैं? देखो, सबसे पहले हमको ये मिलती है मेटेलिक ऑक्साइड्स की फॉर्म में एंड ये बनाती है ओजोन। ओजोन यानी कि O3, जो कि कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट था बच्चों? आपके स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ठीक है, देन ये जाती है हमारे अंदर और एनिमल्स के पास ऑक्सीजन किस फॉर्म में, किस प्रोसेस के थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू। हम वापस से O2 को, ऑक्सीजन को ले लेंगे एंड कुछ ऑक्सीजन जो है किसका फॉर्मेशन करेगी बच्चों? वाटर का। H2O के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। दैट मीन्स हमारी जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या करेगी बच्चों? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है? वाटर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो वाटर के फॉर्मेशन में भी किसका कंट्री है यहाँ पर? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रही है बच्चों? अभी तक जो ऑक्सीजन ये रिलीज की गई थी प्लांट्स के थ्रू, उसको हम सबने कंज्यूम कर लिया। रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स ने एनिमल्स ने कंज्यूम किया, हमने ह्यूमन बींग ने कंज्यूम किया। वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड्स में भी ऑक्सीजन है, ओजोन में भी ऑक्सीजन है। ठीक, अब होगा क्या? जो CO2 जो है फिर से रिलीज की जाएगी कहाँ पर? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? प्लांट्स और प्लांट्स के थ्रू तो बाद में, लेकिन पहले एनिमल्स और ह्यूमन बींग के थ्रू फिर से CO2 गैस को जो है यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। फिर से कौन ले लेगा इसको? प्लांट्स। फिर वापस से फोटोसिंथेसिस होगा, फिर से ऑक्सीजन जो है रिलीज की जाएगी एंड रिलीज ऑक्सीजन जो है वापस से इन सब के फॉर्म में यहाँ पर अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरह ऑक्सीजन का लेन देन जो है चलता रहता है, प्लांट से हम तक और हमसे फिर से प्लांट तक। ठीक, प्लांट्स भी बच्चों रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कौन से टाइम पर? नाइट पे। तो जब रात
में प्लांट जो रेस्पिरेशन करेंगे तो ये भी क्या रिलीज करेंगे बच्चों, CO2 गैस को रिलीज करते हैं, ठीक। एंड रात में इसीलिए मना किया जाता है कि हमको प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो रात में क्या करते हैं, सनलाइट तो होती है ही नहीं, तो सनलाइट की प्रेजेंस के बिना यानी कि उसके एब्सेंस में ये कभी भी फूड नहीं बना सकते। इसलिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट के टाइम पर क्या करते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन करते हैं। एंड रेस्पिरेशन में कौन सी गैस एसेंशियल होती है बच्चों, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को ये लेंगे और CO2 गैस को रात को ये जो है रिलीज कर देते हैं। इसलिए हमको कभी भी मॉर्निंग में भी जब तक सनलाइट ना निकल आए तब तक हमें घूमने नहीं जाना चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए। क्यों नहीं जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि सनलाइट है ही नहीं और सनलाइट की एब्सेंस से फूड अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज नहीं हो पाएगी। इसलिए हम मॉर्निंग में अगर जा रहे हैं तो सन के निकलने के बाद ही हमको जाना चाहिए, ताकि फ्रेश एयर के साथ साथ हम फ्रेश ऑक्सीजन भी गेन कर सकें। रात में अगर हम जाएंगे तो हमको CO2 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है हमारा प्लांट से होते हुए ऑक्सीजन हम तक पहुंची, फिर हमने वापस से प्लांट्स को क्या दिया, CO2, और CO2 के थ्रू वापस से प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया एंड रिजल्ट इन ऑक्सीजन गैस जो है ऑब्टेन हो गई। कुछ मात्रा में यहाँ पे जो ओजोन होता है बच्चों ये भी ब्रेक होता है। कब ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एरोप्लेन्स वहाँ पे जो है फ्लाई कर सकते हैं, जेट प्लेन फ्लाई कर सकते हैं, रॉकेट्स वहाँ से निकलते हैं। तो इनके कारण ओजोन जो है वो टूट जाती है। किसके अंदर बच्चों, ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। तो ये ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिलीज हुई और रिलीज होकर के फिर से एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। देन नेसेंट ऑक्सीजन जो है ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकती, इससे फिर से ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओजोन में। तो ये प्रोसेस भी यहाँ पे कंटिन्यूस चलता ही रहता है। लेकिन जितनी मात्रा में ओजोन टूटी थी उतनी ही मात्रा में फिर से बन नहीं पाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जो ओजोन गैस के अंदर या स्ट्रेटोस्फीयर के जो ओजोन लेयर है वहाँ पर एक होल होता चला जा रहा है। इस होल के होने का मीनिंग क्या है बच्चों, ओजोन लेयर का धीरे धीरे उसकी थिकनेस का कम होते चले जाना, उसका थिन होते चले जाना ही ओजोन लेयर के हेल्थ को यहाँ पर इंडिकेट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस एनवायरनमेंट के अंदर कंटिन्यूअस रहती है या फिर नहीं रहती है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, यहाँ पर एक बिग बाउल चाहिए, वाटर चाहिए, एक कैंडल चाहिए, एक मैच बॉक्स चाहिए एंड ए ग्लास चाहिए, ठीक। अब हमने क्या किया है, टेक ए कैंडल एंड प्लेस इट इन अ बिग बाउल। ये बिग बाउल जो है इस बाउल के अंदर हमने कैंडल को रख दिया, ठीक। नाउ फिल द बाउल विथ सम वाटर। हमने कुछ वाटर से, पानी से यहाँ पे बाउल को भर भी दिया। लाइट अ कैंडल एंड कवर इट विद एन इन्वर्टेड ग्लास। फिर हमने क्या किया, एक कैंडल लिया, कैंडल को जलाया, जलाने के बाद एक ग्लास के थ्रू जो हमने यूज किया था उसको इन्वर्टेड करके इस कैंडल के ऊपर रख दिया। तो हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द कैंडल कीप्स बर्निंग फॉर सम टाइम, आफ्टर टाइम द कैंडल ब्लोज आउट। तो क्यों कैंडल ब्लोज हो जाएगी, क्योंकि जब हमने इन्वर्टेड ग्लास रखा तो यहाँ पर इसके सराउंडेड एरियाज में बहुत सारी ऑक्सीजन थी। जब हमने इसको पर्टिकुलर इन्वर्टेड ग्लास से यहाँ पे ढक दिया तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन थी ग्लास के अंदर वो सब इसने यूज कर ली। ऑक्सीजन के यूज हो जाने के बाद अब क्या होगा, इसको परफेक्ट मात्रा में या सफिशिएंट अमाउंट में अब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पर किसका बनना स्टार्ट हो गया बच्चों, CO2 गैस का। ऑक्सीजन जो गैस थी वो सारी कंज्यूम कर ली, उस ग्लास के अंदर जो भी थी जलने में कंज्यूम हो गई कैंडल के, और कैंडल के जलने के कारण अब वहाँ पर CO2 गैस बनना स्टार्ट हो गई है और CO2 गैस क्या करेगी, कैंडल को बुझा देगी। तो क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन गैस अब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रही है, जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सब हमने कंज्यूम कर ली। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जो हमारी कैंडल है वो बिल्कुल भी जल नहीं पाएगी और रिजल्टेंट ये बुझ जाती है। तो ये एक्टिविटी हमको ये बताती है कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है बर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन होता क्या है, the additions of substances in the environment in quantities that are harmful to living beings is called pollution, right? तो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट वो सभी सब्सटेंसेस जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जो इम्प्योरिटीज से भरे हुए हैं,
और वो एयर को जो पॉल्यूटेट कर देते हैं, ये ही क्या कहलाते हैं हमारे पॉल्यूटेंट। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है बच्चों, एयर पॉल्यूशन। इस सेम डेफिनेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइप के पॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम इसके रीजंस की तरफ देखते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशंस, क्या कॉजेज हैं एयर पॉल्यूशंस के। एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कॉल एंड पेट्रोलियम, excessive burning of fuels such as wood, smoke and harmful gases released from industries, smoke released by vehicles and machine releasing gases are the major causes of air pollution. These gases mix in the air and spoil the quality of air, thereby making it impure, right? तो एयर पोल्यूशन के रीजन क्या क्या है बच्चों, व्हीकल्स जो डेली काफ़ी गंदा ब्लैक स्मोक जो है रिलीज करते हैं, और ये ब्लैक स्मोक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस का जो है यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। और ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट को रेगुलर क्या करती रहती है, इम्प्योर करती रहती है। उसी तरह से जो फ्यूल्स होते हैं लाइक वुड है, ये भी क्या करते हैं, जब जलते हैं तो इनके जलने से भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, और ये स्मोक रिजल्टेंट CO2 और अदर गैसेस जो हार्मफुल होती है उनका यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। देन हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, ये भी काफ़ी बड़ा मेजर कॉज है आजकल हमारे एयर पोल्यूशन का, क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं, और जब इन केमिकल सब्सटेंसेस को जलाया जाता है तो रिजल्टेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में स्मोक रिलीज होता है, और ये स्मोक जो होता है वो एयर को पॉल्यूटेंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्रीज़ की। जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर भी जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं उनके कारण भी क्या होता है, हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेट हो जाती है, और व्हीकल्स में पेट्रोल और पेट्रोलियम से बनी हुई जो सब्सटेंसेस है जिनका जो डेली यूज़ किया जा रहा है वो तो इसका काफ़ी बड़ा कॉज है ही सही, ठीक है। तो ये है हमारे क्या कॉजेज बच्चों, एयर पॉल्यूशन के कॉजेज, जिसके कारण हमारी जो एयर है वो रेगुलर पॉल्यूटेड होती चली जा रही है। फिर बात करते हैं हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं इस एयर पोल्यूशन के। सबसे पहले हम बात करें तो एयर पोल्यूशन के कारण अगर कंटिन्यूअस हम ऐसी पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारे लंग्स को काफ़ी बड़ा डैमेज इससे होता है, जिससे हमको अस्थमा एंड काफ़ी सारी अदर्स जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको फेसेस करना पड़ता है, ठीक है। लंग कैंसर तक हमको इससे हो सकते हैं, ठीक। देखते हैं अब इसके अंदर इसके अलावा और क्या क्या डिसीजेस यहाँ पर मेंशन है। Air pollution has major adverse effects on plants, animals as well as human beings. Harmful gases present in the polluted air make breathing difficult. Air pollution also leads to a lot of lung diseases such as asthma and lung cancer. Air pollution also damages crops. If we do not start looking after after the quality of air around us, the oxygen and carbon dioxide levels no longer be balanced and living beings will be the ones getting affected. Yes, जैसा हमने बोला था कि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन साइकिल जो है वो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, एंड यही कारण है कि हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज कितनी है बच्चों, एयर में 21%, एंड CO2 की परसेंट कितनी है बच्चों, CO2 जो है उसकी परसेंटेज है 0.03%। बट इसी तरह से अगर हम प्लांट्स को कट करते रह गए और जो व्हीकल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ अगर हम करते ही रहेंगे, जिसमें पेट्रोलियम गैसेस का यूज़ अगर हम कर रहे हैं, वुड को बंद कर रहे हैं, प्लास्टिक को बंद कर रहे हैं, और जो फैक्ट्रीज है अगर सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो फिल्टर्स होते हैं जिनके कारण हम एयर को जो स्मोक से जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो स्मोक है उसको फिल्टर करने वाले जो फिल्टर होते हैं उनको अगर ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन साइकिल डिस्टर्ब होगा एंड ऑक्सीजन के अमाउंट घटता चला जाएगा और CO2 का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्टेड जो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या उसका इफेक्ट हम पर हो रहा है ना।
तो जो CO2 है अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है। CO2 बढ़ रहा है, इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है हमारे थ्रू फैलाए जाने वाला पॉल्यूशन। और आप देख सकते हो ग्लेशियर्स के जो ग्लेशियर्स की जो आइस है वो धीरे धीरे अब पिघलना स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स पहले जितने ग्लेशियर्स थे अब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? बढ़ती हुई CO2। और CO2 क्या कर रही है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्टेड हमको यहाँ पर झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है 21% है, लेकिन अगर हम प्लांट काट देंगे तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो तो डिस्टर्ब होगा ही सही, क्योंकि CO2 को कौन कंज्यूम करता है बच्चों? प्लांट्स। और प्लांट्स कंज्यूम करके किस में चेंज कर देते हैं? उसको ऑक्सीजन में। लेकिन जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन देगा कौन, है ना? तो रिजल्टेंट हमारा बैलेंस तो बिगड़ने वाला ही है। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो ये मेथड्स हमको बताते हैं कि किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देयर आर ए नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। सम ऑफ देम आर, क्या है भाई? देखो, प्लांटिंग मोर ट्रीज, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, रेगुलर चेकिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर द रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। तो यस, सबसे पहला तो क्या करना है हमको? प्लांट्स को कट करने की जगह पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ है उनको लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक को जलाने से अच्छा है हम उसको रिसाइकल करें, है ना, उससे नई चीज़ बना दें। एंड हमारे जो व्हीकल्स है उसके इंजन की रेगुलर चेकिंग हम करवाएं, ताकि उसमें से ब्लैक स्मोक जो है वो कम से कम बाहर निकले और हार्मफुल गैसें जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड ना हो सके। तो ये कुछ कॉजेज थे और ये उनके बचने से प्रिवेंशन क्या क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, वो प्रिवेंटिंग मेथड्स थे। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है बच्चों क्या? एसिड रेन। व्हाट इज द एसिड रेन? एसिड रेन की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट के अंदर जब व्हीकल्स वगैरह जब हम यूज़ करते हैं या फैक्ट्री से जो स्मोक्स निकलता है उसमें CO2 के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। एक सल्फर जो है एनवायरनमेंट के अंदर एसिड की फॉर्म में होती है। दैट मीन्स अगर एक सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है तो उसके अंदर हमारे सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों? 8 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो एक बार में जलने पर ही सल्फर 8 सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है, फिर और भी ज़्यादा मात्रा में ही बढ़ेंगी, फिर और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो सोचो ये सारी जो गैसेज हैं, जब वाटर जब आता है एसिड जो रेन जब आती है तो ये गैसेस क्या करती है? वाटर के साथ डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होने के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका होता है हमारे एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएंगी तो ये दोनों गैसेज जो है हार्मफुल एसिड का फॉर्मेशन करेंगी। सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फरस एसिड बनाएंगी H2SO3 एंड SO3 जो है यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये बनाएंगी H2SO4। दैट मीन्स ये जो दोनों ही जो एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और ये आकर के गिरेंगे कहाँ पर बच्चों? हमारे वाटर बॉडीज़ में। इसका नाम तो आपको याद है, सल्फर डाइऑक्साइड और वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही मिलके अब 8 सल्फर डाइऑक्साइड 8 ही सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगी। इनसे देखो 8 मॉलिक्यूल्स एक बार में ही बन जा रहे हैं, किनके? एसिड्स के। तो सोचो और फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स भी आएगा तो दूसरा दैट मींस फिर से 8 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो 2 बार की रिएक्शन में 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन तो हो गया। तो कितनी ज़्यादा रेंज जो हमारी एसिडिक हो जाने वाली है। ये तो सिर्फ कौन है? अभी सल्फर है। फिर हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है ये भी वाटर के साथ रिएक्शन जब करेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी बच्चों? नाइट्रिक एसिड का HNO3। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों ही एसिड जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो ये इसके कारण हमारी जो बिल्डिंग से जो मार्बल से मैडअप है, वाइट मार्बल से वो फेडअप होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जब जाके मिक्स होती हैं तो वाटर बॉडीज़ में रहने वाली जो एक्वेटिक एनिमल्स है
उनको ये इफेक्ट करेगी। और ये एसिड रे जब हमारी बॉडी के ऊपर गिरती है तो हमारी स्किन को डैमेज करती है, हमारे हेयर्स को डैमेज करती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी जनरेट करती हैं। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। एक बार फिर हम इसको जो है बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसको भी एक बार फिर से रीड कर लेते हैं ताकि आपका रिविजन जो है इसमें अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो एसिड रेन द गैसेस सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डेटा रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, चिमनीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं बच्चों कॉल को, कोल यानी कि कोयला जिसको हम यूज करते हैं, कैरोसिन हो गया, कॉल हो गया, वुड हो गया, ये सब हमारे कैसे होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, वोल्केनो जब इरप्शन होता है तो सबसे ज्यादा सल्फर जो गैस होती है उसको रिलीज करता है। ठीक है, ETC dissolve in रेन वाटर फॉर्मिंग HNO3 and H2SO4 रेस्पेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। तो इन गैसेस का रेन के साथ मिल करके इस टाइप के एसिड्स को बना देना क्या कहलाता है बच्चों, एसिड रेन। इफेक्ट क्या होगा, ये क्या करते हैं, पॉल्यूट्स करते हैं वाटर बॉडीज को इन लाइक रिवर, सीज एक्सेट्रा को। कॉरोड्स करते हैं किसको, मार्बल स्टैच्यूज और बिल्डिंग्स को, यानी कि हमारा जो ताजमहल है वो पहले की कंपैरिजन में थोड़ा फेड हो गया है, दैट मींस उसकी जो वाइटनेस थी पहले जैसी नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बच्चों, एसिड रेन ही है। ये एसिड जब उस मार्बल के ऊपर गिरते हैं तो धीरे धीरे उसके कलर को फेड कर देते हैं, है ना। तो ये सारे इफेक्ट हमको झेलने पड़ते हैं किसके कारण, ड्यू टू द एसिड रेन। चलो नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन का। ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों। इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्री होती है किसी गैस की तो वो कौन होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस है, आइए जान लेते हैं वो होती क्या क्या है। ठीक, तो अदर गैसेस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे वाटर वेपर की, नाइट्रस ऑक्साइड, ये होती मीथेन एंड ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब रीजन है हमारे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अब ये होता क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो, जब सनराइज किसी अर्थ सरफेस पे आके टकराती है तो आने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन शो करती है, आएंगी रिफ्लेक्ट होंगी, आएंगी रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन दैट मीन्स जो हीट यहाँ पर थी इसने आई, जो सनराइज यहाँ पर आई और यहाँ पर हीट बनना स्टार्ट होगी, इसने हमारे अर्थ क्रस्ट को गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद ये रेडिएटेड होंगी, फिर से कहाँ पर, स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये जाने लगती हैं तो ये जो गैसेस होती हैं ये इनको ट्रैप कर देती हैं और इस रेडिएशंस को बाहर रिलीज होने नहीं देती। कौन कौन सी बच्चों, CO2, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन गैस एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होता है हमारे AC से। ठीक है, तो ये सब एक कवरिंग बना देंगे यहाँ पर और इन जो हॉट रेडिएशंस जो हैं इनको वापस से इस एनवायरनमेंट को क्रॉस करके बाहर जाने नहीं देंगी। अब ये प्रोसेस पूरे दिन भर चलता रहेगा, सनरेज आएंगी, अर्थ को गर्म करेंगी, रेडिएशंस बाहर निकलना चाहेंगी लेकिन नहीं निकल पा रही है। रिजल्टेंट ये एनवायरनमेंट के अंदर ही घूमती रहेंगी और एनवायरनमेंट को गर्म कर देंगी, है ना। और गर्म होने के कारण रेगुलर जो हमारा एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यही प्रोसेस जो होता है जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट गर्म होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये प्रोसेस ही बच्चों क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ये सारी जो गैसेस जो इस प्रोसेस को कंडक्ट करवा रही है ये क्या कहलाती है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस क्यों बोला हमने, बिकॉज जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर एक ग्लास से बना हुआ घर बनाया जाता है। उस घर के काम क्या होता है, चारों तरफ से शीशे लगा दी जाते हैं और यहाँ अंदर प्लांट्स लगाए जाते हैं। पोलर जो रीजन्स होते हैं बच्चों वहाँ पे कंटिन्यूअस सन जो है नहीं निकलता है, काफ़ी कम हीट वहाँ पर होती है। तो फार्मर्स को अपनी प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर अमाउंट में सन रेज की ज़रूरत होती है, हीट की नीड होती है। लेकिन नहीं पर इन यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी बहुत कम, यानी कि 1% ही हीट इनको मिल पा रही है। इसलिए ये क्या करते हैं, उस हीट को ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के लिए ग्लास से बना हुआ एक घर बनाते हैं। तो जब सनराइज इनके ऊपर गिरती है तो पूरा का पूरा जो घर है वो गर्म हो जाता है क्योंकि ग्लास से बना हुआ है और ये जो रेडिएशन है इस घर को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाती है। रिजल्टेंट अंदर ही अंदर टेम्परेचर जो है मूव होता चला जाएगा और प्लांट्स को प्रॉपर वे में यहाँ पर हीट जो है वो मिलती रहेगी, है ना। और इस हाउस को ग्रीन क्यों बोला, क्योंकि हमने क्या लगाया, इसके अंदर प्लांट्स लगाए, ग्रीनरीज लगाई है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस।
और सेम ऐसा ही इफेक्ट हमको हमारे एनवायरनमेंट में भी देखने को मिल रहा है इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो इसीलिए कारण हमने इसको नाम दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दैट्स मीन्स लगातार पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा प्रोसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं ग्लोबल वार्मिंग। एक बार हम इसको रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द surface of oceans and vegetations on land. The absorbed radiation is transformed into heat and is radiated back into the atmosphere. Certain gaseous molecules present in the atmosphere absorb the IR rays. IR दैट्स मीन जो रेज यहाँ पर आई है उसके अंदर इंफ्रारेड रेज होती हैं हमारी, है ना, एंड रेडिएट and heat is all directions. Hence, these gases maintain the temperature of the Earth's surface. The gases which absorb these IR infrared radiations are called greenhouse gases, and the process is called greenhouse effect. The process supports life on Earth. The greenhouse gases are CO2, H2O, N2O, H2, methane यानी कि CH4, and O3 यानी कि ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ECT. इनका इफेक्ट क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स and glaciers, increase in frequency of floods, soil erosions and unseasonal rains etc. इन्हीं के कारण अब आप देखते हो कभी भी किसी सीजन में रेन हो जाती है और साथ में फ्लड भी आ जाती है, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब रेन की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है और उसके कारण कभी भी भारी मात्रा में बारिश हो जाती है, कई बार जिस सीजन में होनी चाहिए वहाँ पे सूखा रह जाता है ना। तो ये सब रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे, ये दोनों इसके इफेक्ट्स हैं। तो चलो आगे देखते हैं, हमारा कुछ रिमेनिंग तो नहीं रह गया। यस, तो ये हमारा टॉपिक था लास्ट इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने कवर किया कि क्या ऑक्सीजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल की जो बैलेंसिंग है वो हमारे पर डिपेंडेबल है। जितना कम हम पॉल्यूशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमको ऑक्सीजन जो है अवेलेबल होती रहेगी। लेकिन अगर हमने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, पॉल्यूशन बढ़ाते चले गए हम, तो ऑक्सीजन जो है रिजल्टेंट कम हो जाएगी एंड CO2 की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। तो हमें करना क्या है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना है और CNG जो कि हमारी कंप्रेस नेचुरल गैस है, जो कि लेस पॉल्यूटेंट होती है इन द कंपेरिजन ऑफ पेट्रोलियम गैसेस, है ना, यानी कि पेट्रोल, LPG, इन सब के कंपेरिजन में काफ़ी कम पॉल्यूटेंट ये होती है। तो इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना है, कॉल का यूज़ कम करना है, उसको कम जलाना है एंड प्लास्टिक को बर्न नहीं करना है, उसको रिसाइकलिंग करना है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ वेज है जिनको यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं और वो रखना हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है, ठीक। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो है वाटर से रिलेटेड। ये हमारा 8th चैप्टर तो आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ विच इज़ वाटर। तो टिल देन थैंक यू सो मच।